साथ रिवीजन की कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा पॉइंट को लेकर के आपको सारी बातें समझा पाऊं, बता पाऊं। तो बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। डिस्कशन से ज्यादा होंगे यहां पे, यहां नंबर आप क्वेश्चन कम होंगे, डिस्कशन ज्यादा होंगे। पहले चैप्टर से क्या पूछेगा, दूसरे चैप्टर से, तीसरे चैप्टर से, ताकि इस क्लास के खत्म होने के बाद जब आप सीरीज देखें या पीडीएफ देखें तो एक एक पॉइंट आपकी आंखों में ऐसे छप जाना चाहिए कि हाँ यही तो हमें बताया है शैलेश सर ने, है ना। तो आइए, शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया है, ठीक है, कि बताओ त्रिध्रुवी प्रक्रिया क्या है, बताओ द्विध्रुवी प्रक्रिया क्या है, द्विध्रुवी प्रक्रिया क्या है, बताओ इसका समर्थन किसने किया, इसका समर्थन किसने किया। कई बार शिक्षण की परिभाषा भी पूछा है, ठीक है। तो पहले लेसन से ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें शिक्षण की परिभाषा आनी चाहिए। किसने किसने, तो देखिए भाई, अगर मैं बात करूं स्तंभ की तो 3 स्तंभ होते हैं। वह 3 स्तंभ कौन कौन से हैं, मेरे साथ याद करते चलेंगे, दोबारा कुछ पढ़ना नहीं है। क्या क्या स्तंभ है, एक टीचर, एक स्टूडेंट और एक सिलेबस। यानी क्या, टीचर, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, टीचर, स्टूडेंट, सिलेबस। और इस 3 प्रक्रिया का जो व्यक्ति समर्थन करता है उसका नाम है जॉन ड्यूबी, उसका नाम क्या है, जॉन ड्यूबी। वहीं पे सिर्फ टीचर और स्टूडेंट के बीच शिक्षण की प्रक्रिया का जो व्यक्ति समर्थन करता है उसका नाम है रास, उसका नाम है एडम्स, ठीक है, एडम्स, ठीक। ये लोग द्विध्रुवी प्रक्रिया का समर्थन करते हैं, ठीक है। तो ये बात तो कंफर्म हो गई। आगे शिक्षण क्या है भाई, शिक्षण क्या है, तो शिक्षण की परिभाषा तो आप बहुत सारी जानते हैं, बहुत सारी बार पूछा भी गया है। तो देखिए, स्मिथ के अनुसार शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। अब लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। कैसे कैसे आप, यह ऐसे भी पूछा जा सकता है, शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह किसका कथन है, स्मिथ का कथन है। समस्त शिक्षण का अर्थ है सीखने में वृद्धि करना, यह किसका कथन है, जेम्स एम थाइन का कथन है, ठीक है। या फिर अगर बात कर लें, शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, यह किसका कथन है, स्किनर का कथन है। शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, निर्देशन व प्रोत्साहन है, किसका कथन है, बर्टन का कथन है। तो अब ध्यान से सुनो, कॉपी कैसे लिखनी है। एक तो चारों कथन याद होना चाहिए। अगर किसी के अनुसार पूछ दिया तो ध्यान से समझना, फिर आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं पूछा और अति लघुत्तरी पूछ दिया तो आपको यही परिभाषा उठा के डाल देनी है। या अगर कोई दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन पूछा कि जैसे शिक्षण की विशेषता लिखो, शिक्षण का उद्देश्य लिखो, तो आपको यही परिभाषाएं डाल देनी है, एक लाइन की परिभाषा डाल देनी है। और अगर आप किसी के अनुसार यह परिभाषा डालते हैं तो क्या हो जाएगा, वह लेक्चर बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है, वहां नंबर आपको बहुत अच्छा मिलेगा। 2 बातें हमने पहले लेसन से पढ़ ली। अब फाइनल पे आते हैं कि शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, अगर मैं शिक्षण के उद्देश्य की बात करूं तो शिक्षण के बहुत सारे उद्देश्य हैं। कुछ सामान्य उद्देश्य हैं, कुछ विशिष्ट उद्देश्य हैं। जैसे अगर ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात हो तो सन 1956 में ब्लूम महोदय ने शिक्षण के कुछ उद्देश्य निर्धारित किए, जिसमें ज्ञानात्मक था, क्रियात्मक था, भावात्मक था। जिसमें क्या था, ज्ञानात्मक था, क्रियात्मक था और भावात्मक उद्देश्य थे, ठीक है। तो यहां पे तो करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। लेकिन अगर यही आपसे क्वेश्चन करे कि भैया शिक्षण का सामान्य उद्देश्य बताइए, शिक्षण का सामान्य उद्देश्य बताइए, शिक्षण का सामान्य उद्देश्य, ये तो एक उद्देश्य हो गया ना। या शिक्षण की विशेषता बताइए। अब आपको अपना दिमाग तुरंत लगा लेना है, क्या कि जैसे शिक्षण हम आपको पढ़ा रहे हैं तो क्यों पढ़ा रहे हैं, आपके ज्ञान में वृद्धि हो, आपका मानसिक विकास हो जाए, आपका सामाजिक विकास हो जाए, आप वातावरण में समायोजन कर पाएं, आप किसी चीज को सीखने के लिए प्रेरित हो जाएं, आप अपने जीवन में लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। यह सब क्या है, शिक्षण का उद्देश्य ही तो है। भाई पढ़ाई क्यों की जा रही है, तो यह सामान्य उद्देश्य है, ठीक है। ये क्या है, सामान्य उद्देश्य है। मेरी बात समझ आ रही है क्या,
कि हमारा मानसिक विकास हो बच्चे का सामाजिक विकास हो, उसका भाषाई विकास हो, उसकी पाशविक प्रवृत्ति में सुधार हो, उसके अंदर मानवता के गुण आए, ठीक है, और वह अपने जीवन में वातावरण से समायोजन कर सके। ये सब कैसे गुण हैं? ये सब गुण हैं किसके? शिक्षण के गुण हैं, सामान्य उद्देश्य हैं। और वहीं जब बात, और एक प्रक्रिया सुनो, यहीं से एक नाम और आता है जिसपे क्वेश्चन उठा था, अनुदेशन क्या है? अनुदेशन, यह भी क्वेश्चन उठा है। ये सब अभी पहले लेसन की बात कर रहा हूं मैं, आपको 1-2 घंटे में पूरा का पूरा खत्म कर दूंगा शिक्षण। अनुदेशन क्या है? कई बार क्वेश्चन पूछा कि बताओ अनुदेशन क्या है, या अनुदेशन का संबंध किस उद्देश्य से है। तो मैंने आपको पिछली वीडियोज में बता रखा है कि अनुदेशन भी शिक्षण की एक विधि है जिसका उद्देश्य सिर्फ ज्ञान देने से है या ज्ञानात्मक विकास से, सिर्फ ज्ञानात्मक विकास से। इसमें जब कोई व्यक्ति सामने वाले को ज्ञान दे रहा है तो सामने वाला व्यक्ति बिना किसी तर्क के, बिना किसी भाव के, बिना किसी इफ एंड बट के उसे स्वीकार कर लेगा। यही अनुदेशन है। यही क्या है? अनुदेशन है। तो अनुदेशन में किस पक्ष की बात की जाती है? अनुदेशन में ज्ञानात्मक पक्ष की बात की जाती है। ठीक है, किस पक्ष की बात की जाती है? ज्ञानात्मक। अब बताइए, पहला लेसन आपका हो गया कंप्लीट, पहला लेसन कंप्लीट हो गया। आइए दूसरे लेसन की बात करते हैं। ठीक है, किस लेसन की बात करते हैं? दूसरे लेसन की बात करते हैं। संप्रेषण क्या है? संप्रेषण से कम 3 से 4 नंबर पूछेगा, कम से कम 3 से 4 नंबर। ठीक है, अब संप्रेषण क्या है ध्यान से सुनिए भैया। देखिए, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन। यह बना किससे है? लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से। ठीक है, कम्युनिस्ट शब्द से क्या बना है? संप्रेषण बना है। लैटिन भाषा के किस शब्द से? कम्युनिस्ट शब्द से। अब बात आती है सर ये कम्युनिस्ट का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सामान्य या कॉमन। यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है, सामान्य या कॉमन। ठीक है, कॉमन। अब ध्यान से समझिए, संप्रेषण आपस में विचार का विनिमय है। आपस में क्या है? हमारे आपके यहां पे विचार क्या हो रहे हैं? एक दूसरे से हम आदान प्रदान कर रहे हैं, यही संप्रेषण है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए संप्रेषण कितने पक्ष का होता है? एक पक्ष, द्विपक्ष, बहुपक्षी? तो देखिए, संप्रेषण हमेशा द्विपक्षी होता है। द्विपक्षी। द्विपक्षी कैसे होता है? एक वक्ता होता है, एक ग्राही होता है। ग्राही, जैसे अगर मैं आपको बोल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या हूं? वक्ता हूं। आप पढ़ रहे हैं, आप वहां से सीख रहे हैं, आप क्या हैं? ग्राही हैं। तो संप्रेषण हमेशा द्विपक्षी होगा, वक्ता और ग्राही के बीच। एक व्यक्ति श्रोता होगा, एक व्यक्ति वक्ता होगा, तब संप्रेषण होगा। ठीक है, बात समझ आ गई? अब यह बात ध्यान से समझिए कि संप्रेषण कह रहा है, संप्रेषण के लिए वातावरण कैसा होना चाहिए? सौहार्दपूर्ण, नीरस, अनुशासनात्मक, प्रकाशपूर्ण। घामे ले जाए संप्रेषण करवाने, 2 मिनट में चक्कर आ जाए, ढुमुनिया खाए गिर जाई है, पता ना चली। अनुशासनात्मक माने ओके, तमाचा उकात ना पढ़े मन है, तू मारा 2 पढ़ा का बैठ, पढ़ाई तो के बैठ। तो यहां पे भी संप्रेषण नहीं होगा। संप्रेषण हमेशा किस माहौल में होता है? खुशनुमा माहौल में होता है, कि जैसे समझो बात को, उसकी आपसे बात करने की इच्छा है, आपकी भी उससे बात करने की इच्छा है, फिर चाहे जो भी बातें हो ना, इतना इंटरेस्टिंग होगी कि एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है सौहार्दपूर्ण वातावरण में होता है। अब ध्यान से सुनिए। ठीक है, अगर आपसे कहे कि बताओ संप्रेषण के प्रकार क्या हैं? ठीक है, संप्रेषण के प्रकार, कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहां से, संप्रेषण के प्रकार। तो ध्यान से देखिए, आप 2 प्रकार बताएंगे। एक आप बताएंगे शाब्दिक संप्रेषण। कौन सा बताएंगे? शाब्दिक संप्रेषण। और एक आप बताएंगे अशाब्दिक संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण। ठीक है, अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण क्या होता है? जहां पर आप शब्दों के माध्यम से अपनी बात को प्रकट कर पाए। जहां आप क्या करें? शब्दों के माध्यम से अपनी बात को प्रकट करें। अजी सुनती हो, बताइए ना बाजार से क्या लाना है। ठीक है, और मान ला नाराजगी है तो मोबाइल उठौला, टाइप कह देला, हेलो
बतैबू सजवा का बनी। तो यहां पे दो टाइप का संप्रेषण होगा शाब्दिक में। एक होगा मौखिक, जब आप बोल के संप्रेषण करेंगे, और एक होगा लिखित। ठीक है, अगर बोलने की हिम्मत ना है तो लिख के दे दा, मरी है तो है ना। तो संप्रेषण दो टाइप का होगा, शाब्दिक अशाब्दिक। फिर शाब्दिक के दो भेद हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है, अब अशाब्दिक जो संप्रेषण होता है, अशाब्दिक संप्रेषण कितने प्रकार का होगा? यह 3 प्रकार का होगा। ठीक है, 3 प्रकार का। एक होगा वाणी द्वारा। ठीक है, वाणी द्वारा। अब आप कहोगे कि जब बोलत है तो शाब्दिक का है ना भैल, तो यहां पे बोलना कितना है? यहां पे बस उतना बोलना है कि का बनी, का लाई, कुछ घटल है, बस। मतलब यहां पे वाणी बस हां, हूं, ना, बस इतना करे काम दे, तो यह भी अशाब्दिक में आ जाता है। इसी तरीके से मुख मुद्रा, मुख मुद्रा या चक्षु संपर्क द्वारा, चक्षु संपर्क। ठीक है, चक्षु संपर्क क्या होता है? ठीक है, कि जैसे घरे मेहमान आएगी ना, लड़का पानी गया है, तबले लड़का जाए उठावे लगे बिस्कुट खाए के, तबले बाहर से मम्मी लख दे कोने से, दुई दाई लखनी या एक दाई ऐसा कहीं नहीं ने, तुरंत लड़का हट गया लग ना ना, अब जैले के बाद पीटे शुरू करी हैं। तो यह हो गया मुख मुद्रा। तीसरा स्पर्श द्वारा, स्पर्श द्वारा। ठीक है, स्पर्श द्वारा। ठीक है, कि जैसे आपके बगल में कोई बैठा है और मान ला ज्यादा पूरी खाता है, एकदम दबले भुखा के, तो का हाथ धीरे से दबा दा कि ऐसन खोक दोबारो ने होता मिले, तू स्पर्श द्वारा समझ गया कि मिनह करत है। तो ये शाब्दिक संप्रेषण है, अशाब्दिक संप्रेषण है, दो संप्रेषण के प्रकार हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, या तो ये चीजें पूछेगा, और जब संप्रेषण होता है